तो चलिए सीधे चलते हैं आज की नई टॉपिक की तरफ। आज की जो टॉपिक है और आज की जो न्यू यूनिट है वो बाबू है लाइंस एंड एंगल्स एंड ट्रायंगल्स। लाइंस एंगल्स एंड ट्रायंगल्स जो आज हमारी नई यूनिट में स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो है लाइंस एंगल्स एंड ट्रायंगल्स। तो आज इस यूनिट के रिलेटेड जो टॉपिक्स होंगे उनको हम लोग कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे। ये स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ बता देना चाहूँ, ये इतनी इंपॉर्टेंट मतलब कि ये लाइंस एंगल्स एंड ट्रायंगल्स का यूनिट है कि आपको पूरे लाइफ टाइम में इसका यूज़ होने वाला है। बात समझिए, आप चाहे किसी भी फील्ड में चाहो, चाहे एस्ट्रोनॉमी में चाहो, चाहे इंजीनियरिंग में जाओ, चाहे मेडिकल में जाओ, चाहे कॉमर्स में जाओ, चाहे एमबीए करो, चाहे रेलवे के, चाहे कंपटीशन के पेपर दो, आपको कहीं ना कहीं इससे मुलाकात हो ही जानी है लाइंस एंड एंगल्स के कॉन्सेप्ट से। तो आज मैं ये लाइंस एंड एंगल्स के कॉन्सेप्ट्स आपको बड़े इजी वे में बड़े डीप तरीके से आपको देने जा रहा हूँ। तो यकीन मानो अगर आपने यहाँ पे अच्छे से अगर इस वीडियो को अगर लास्ट तक देखते हो तो आप 100% आपको फिर लाइंस एंड एंगल्स में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने जा रही है। तो चलिए शुरू करते हैं लाइंस एंड एंगल्स बिना टाइम वेस्ट किए। तो लाइंस एंड एंगल्स को शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ आपको बताऊं, जो लाइंस एंड एंगल्स की छोटी छोटी बातें हैं वो मैं यहाँ बताने नहीं जा रहा। क्यों? क्योंकि लाइंस एंड एंगल की जो छोटी छोटी बातें होती है ना यार, कि एंगल क्या होता है, लाइन क्या होता है, रे क्या होता है, ये सबको पता होती है। जो असल बात, जो कॉन्सेप्ट है उसे यहाँ गेन करना है। तो मैं तुम्हारा कम से कम टाइम लेते हुए ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हें बेनिफिट देना चाहता हूँ। इसी वजह से जो की पॉइंट्स हैं जिनको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है मैं वही यहाँ पे कराऊंगा और साथ ही साथ क्वेश्चंस कराऊंगा, खास करके प्रूविंग वाले, क्योंकि 9th में ही हमको लाइंस एंड एंगल्स और ट्रायंगल्स और सर्कल्स 9-10 में ही काफ़ी अच्छे से पढ़ने का मौका मिलता है। उसके बाद आपको मिलेगा नहीं, फिर उससे डायरेक्टली आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो चलिए यहाँ पे काफ़ी डीप स्टडी करते हैं लाइंस एंड एंगल्स की। तो सबसे पहले जो सबसे यूज टू वाला टर्म्स आता है वो आता है एडजेसेंट एंगल्स का। एडजेसेंट एंगल्स होता क्या है ये समझ लीजिए। तो चलिए एडजेसेंट एंगल्स होता क्या ये पहले समझ लेते हैं हम। बाबू देखो, एडजेसेंट का मतलब पहले समझो। कीवर्ड्स का मतलब अगर आपको पता है ना, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री में कीवर्ड्स होते हैं, अगर उन कीवर्ड्स का मतलब पता है तो आधे कॉन्सेप्ट तो तुम अपने आप ही गेन कर लिया। कुछ फिर पढ़ के 2-4 बार पढ़ के और फिर न्यूमेरिकल्स बना के उस पर आप पूरी तरह से 100% कॉन्सेप्ट गेन कर लोगे। और जब कॉन्सेप्ट गेन हो जाएगा तो किसी भी तरीके के क्वेश्चन आप फिर करने में क्या हो जाओगे, सक्षम हो जाओगे। तो सबसे पहले समझिए एडजेसेंट होता क्या। एडजेसेंट का मतलब होता है सटा हुआ। एडजेसेंट का मतलब क्या होता है बाबू? सटा हुआ। क्या सटा हुआ? तो एंगल। दो एंगल, एडजेसेंट एंगल किसे कहते हैं बात समझिएगा। दो एंगल जब आपस में एक दूसरे से सटे होते हैं उन्हीं को एडजेसेंट कहते हैं। बाई फिगर समझते हैं, समझिएगा। ये मैंने एक लाइन ड्रॉ करी, लाइन तो समझते ही होगे और रे भी समझते हो। लाइन दोनों तरफ से चलती है, मतलब कोई इसका एंड पॉइंट नहीं होता और रे का एक सिंगल एंड पॉइंट होता है। ये मैंने लाइन ड्रॉ कर लिया। अब चलिए इस लाइन पे एक मैं रे ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। रैंडमली मैंने एक रे ड्रॉ कर लिया, ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब मैं बोल रहा हूं दो एंगल को एडजेसेंट एंगल कब कहते हैं, तो याद रखिएगा दो एंगल को एडजेसेंट एंगल तभी कहेंगे जब क्या हो, दोनों के वर्टेक्स सेम हो। बात समझ में आ रही है। दोनों के वर्टेक्स सेम हो और दोनों में एक कॉमन आर्म्स हो। दोनों में क्या हो, एक कॉमन आर्म्स हो और साथ ही साथ क्या हो, दोनों में कॉमन आर्म्स हो और एक क्या हो कि दोनों के जो वर्टेक्स हो वो सेम हो और जो नॉन कॉमन आर्म्स होता है। आर्म्स का मतलब समझ ही रहे होगे, चलो इसी में बता देते हैं। जैसे कि ये मान लो कि मैंने ये बनाया, अब इसमें देखो एक एंगल ये है, एक एंगल ये है, ये दो एंगल दिख रहे हैं आपको। अब इनकी अगर नेमिंग करनी है तो नेमिंग कर लो, ये सारे आर्म्स के और इसके लाइंस या रेज भी बोल सकते हो। चलो इसको मान लिया ए, इसको मान लिया ओ, इसको मान लिया बी और इसको मान लिया सी। तो देखो दो एंगल्स को एडजेसेंट एंगल तभी कहते हैं, यानी दो एडजेसेंट एंगल का मतलब क्या हुआ, सटा हुआ एंगल। देखो ये एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या है, सटे हैं। तो इन्हीं को क्या कहते हैं, इन्हीं दो एंगल को, यानी कहने का मतलब अगर इसको अगर एक नाम दें तो ए ओ सी और बी ओ सी। ये जो एंगल है बाबू ए ओ सी और क्या है एंगल बी ओ सी, एंगल बी ओ सी, इन्हीं को एडजेसेंट एंगल कहते हैं। एडजेसेंट एंगल कहते हैं। बात समझ में आ रही है, बड़ी बेसिक सी बात है बट समझते चलो। तो याद रखो एडजेसेंट एंगल की पहचान क्या। अब ये देखो ये जो एंगल है ना, ये ए ओ सी, ये वाला जो एंगल है ना बाबू आपका, इनमें देखो इसका वर्टेक्स ये है, ये वर्टेक्स है। वर्टेक्स का मतलब वो होता है, वर्टेक्स का भी मतलब समझ लो। वर्टेक्स का मतलब क्या होता है, तो वर्टेक्स का मतलब ये होता है कि जहां पे दो लाइन या दो रेज आपस में आके मिलती हो। तो देखो ये OA और OC, ये दो हमारी क्या है, रे हैं। ये कहां आके मिट कर रही है, यहाँ पे। जब दो लाइंस या रेज आपस में जाके जहां मिट करती हैं उस वाले पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, वर्टेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्टेक्स कहते हैं। अब एक और तरीके से मैं समझाऊंगा। तो यहां देखो OA ये रे है और OC ये आपस में कहां मिट कर रही है, O पे मिट कर रही है। तो O
ओ हमारा क्या हो गया, ये वर्टेक्स हो गया। सिमिलरली इसी तरह देखोगे ये ओ बी आपका क्या है, एक रे है, ये ओ बी रे है, और ये क्या है ओ से। अच्छा रे क्यों कह रहा हूं, लाइन क्यों नहीं कह रहा, क्योंकि यहाँ पे एक एंडिंग पॉइंट दिख रही है ना ओ बी की, एक ये नॉन एंडिंग पॉइंट है, तो जिसमें एक एंडिंग पॉइंट होती है वो क्या होता है, रे कहलाता है, जिसमें कोई एंडिंग पॉइंट नहीं होती वो लाइन कहलाती है। तो यहाँ देखो ये यहाँ से एक गई और यहाँ गई, दोनों का देखो दोनों आपस में कहाँ मीट कर रही है, इस वाले पॉइंट पे मीट कर रही है। तो जब दो आर्म्स भी बोल सकते हो, देखो ये एंगल के क्या हुआ, एंगल कैसे बनता है, जब दो आर्म्स एक कॉमन पॉइंट पे मीट करते हैं तो क्या बनाते हैं, एक एंगल फॉर्म करते हैं। तो जब दो रे या दो लाइन या दो आर्म जिस पॉइंट पे मिलते हैं तो उस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, वर्टेक्स कहते हैं, यानी यहाँ ओ क्या है, वर्टेक्स है। अगर इसमें कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो रहा है तो एक बात और याद रख लो, एक तरीके से और कॉन्सेप्ट गेन करना है तो कर लो। ये लो मैंने बना लिया, ये मैंने बना लिया, और इसके ये क्या है मेरा, मान लो कि एक एंगल है, इस एंगल को मैंने क्या कर दिया, एक और इसको क्या कर दिया, इंटरसेक्ट करा दिया एक लाइन से। ठीक है, बात समझ में आ रही है, होप सो कि समझ में आ ही रही होगी। अब यहां मैंने दे दिया ओ, ठीक है, बात समझ में आ रही है। इसको ले लिया सी, इसको जो लेना है ले लो, ए ले लेते हैं, बी ले लेते हैं, तो कोई बात नहीं है, तो नेमिंग करने का तरीका होता है। अब बात समझिएगा वर्टेक्स किसे कहते हैं। तो ये देखो ओ ए, ओ सी, ओ बी, ये तीनों क्या है, तीनों के एक फिक्स्ड एंड पॉइंट है, वो क्या है, ओ है। ठीक है, तो यानी OA, OC और OB कहां मिल रहे हैं, तो एट पॉइंट O पे मिल रही है तीनों लाइन। यानी जब जहां पे मतलब कि जब दो या दो से अधिक रेज या लाइंस आपस में जहां पे मिट करती हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वर्टेक्स। तो कहां मिट कर रही है भैया, O पे, तो O इज योर वर्टेक्स। तो याद रखिएगा एडजेसेंट होने की कंडीशंस क्या होती है, दो एंगल्स को कब एडजेसेंट कहेंगे ये बात रखिए। तो एडजेसेंट का मतलब सटा हुआ होता है, तो इससे तो समझ में आ रहा है दो आपस में एक के बाद जो एक एंगल होगा वही एडजेसेंट कहलाएगा। लेकिन अगर कंडीशंस पूछता है मैथमेटिकली तो आप पहले बोलना कि दो एंगल्स, अब देखिएगा ये देखो ये एक एंगल हो गया, ये एक एंगल हो गया। अब दोनों एंगल में देखो तो एक कॉमन आर्म्स मिल रहा है, वो कौन है, देखो एंगल अगर देखा जाए यहाँ पे तो एंगल क्या BOC ले लो, एंगल BOC ले लो, और या फिर एंगल क्या ले लो बाबू, AOC ले लो, AOC ले लो। दोनों में OC आ रहा है, दोनों में क्या आ रहा है, OC आ रहा है। यानी ये जो OC क्या हो गया हमारा, ये कॉमन आर्म्स हो गया। क्या हो गया बाबू, ये OC देखो कॉमन सा है, इस वाले आर्म की हेल्प से ये एंगल बन रहा है, कौन सा, तो BOC वाला भी बन रहा है। इसी वाले आर्म्स के हेल्प से क्या बन रहा है, एंगल AOC भी बन रहा है। यानी दो एंगल एडजेसेंट एंगल तभी कहलाएंगे इफ दे हैव अ कॉमन आर्म्स। क्या होगा भैया, पहला कंडीशन है एडजेसेंट एंगल होने का, क्या, इफ दे हैव अ कॉमन, टू एंगल्स आर सेड टू बी एडजेसेंट। ऐसे लिखना है तो लिख लो, क्या एडजेसेंट एंगल्स किसे कहते हैं भैया, तो ऐसे लिखना, टू एंगल्स आर सेड टू बी एडजेसेंट्स। तीन कंडीशन होती है, मैं लिख देना एडजेसेंट इफ, इफ देखते हैं, लेट्स सी, इफ दे हैव कॉमन आर्म्स, ये तो पहले हमने क्या किया, कंडीशंस को फुलफिल कर दिया। क्या फुलफिल कर दिया भैया, कि हमने दिखा दिया कि देखिए दोनों एंगल्स हैं, जैसे ये वाला बताया, इसमें भी देखो कॉमन आंसर कि नहीं, इस ये वाला देखो इसमें क्या एंगल बन रहा है, एक ये बन रहा है AOC और दूसरा क्या बन रहा है भैया, ये बन रहा है एंगल BOC। देखो दोनों एंगल क्या एडजेसेंट है, क्यों एंगल एडजेसेंट एंगल है, तो देखो दोनों में एक कॉमन आर्म्स है, वो कौन है, OC। देखो यानी OC AOC में भी आ रहा है, BOC में आ रहा है, यानी दोनों के में क्या है, कॉमन आर्म्स है। तो पहली कंडीशन हुई। साथ ही साथ क्या होना चाहिए, इफ दे हैव अ कॉमन आर्म हो गया। अब इसके बाद सेकंड प्रॉपर्टीज क्या है, दे आर नॉन कॉमन आर्म ऑन द ईदर साइड ऑफ द लाइन। बात समझना मैं क्या कह रहा हूं, दे आर नॉन कॉमन आर्म्स आर ऑन ईदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म भी बोल सकते हो, मतलब समझना, ये पहली कंडीशन है। अब यहां पे देखो नॉन कॉमन आर्म्स कौन है, ये वाला नॉन कॉमन आर्म्स है, ये वाला नॉन कॉमन आर्म्स है। अब ये दोनों नॉन कॉमन आर्म्स इस कॉमन आर्म्स के क्या हैं, दोनों अलग साइड, यानी ईदर साइड ऑफ दिस कॉमन आर्म्स है, कौन, नॉन कॉमन आर्म्स। यानी कहने का, अब यहां पे भी देख लो, यहां पे भी देखना, ये देखो दो तरीके से मैं समझा रहा हूं आपको, दो तरीके से बता रहा हूं, ताकि अगर इस वाले से वर्टेक्स टाइप में ना दिख रहा हो तो यहां से एकदम नुकीला जो दिखता है ना उसी को वर्टेक्स बोलते हैं, तो यहां से समझ लो, ठीक है, बात समझ गए। यहां तुम्हें कुछ नुकीला नहीं दिख रहा होगा, बट ऐसे एज ए स्पेसिफिक एंगल पे जाओगे तो ये नुकीला दिखेगा, एज ए स्पेसिफिक एंगल जाओगे तो ये नुकीला दिखेगा। बात समझ में आ रही है, तो अब बात आगे समझते हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो नॉन कॉमन आर्म्स हो, वो नॉन कॉमन आर्म क्या कह रहा है, दो एडजेसेंट एंगल होने की कंडीशन बता रहा है कि कब वो दो एंगल को एडजेसेंट एंगल कहेंगे, ये मैं बता रहा हूं। तो पहला मैंने बताया कि जो उनके दो एंगल के बीच में एक कॉमन आर्म्स होना चाहिए। तो देखो ये कॉमन आर्म्स क्या है, बिल्कुल है। देखो इन दोनों एंगल के बीच में ये AOC और BOC के बीच में क्या कॉमन आर्म्स है, ये है। एक कंडीशन तो मैंने फुलफिल कर दी। ऐसे यहां पे भी देखो एंगल BOC और AOC के बीच में कौन सा कॉमन आर्म्स है, ये वाला कॉमन आर्म्स है, कौन, विच इज OC।
ठीक है। अब नेक्स्ट जो कंडीशंस कहता है क्या है कि दो जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं वो क्या होना चाहिए, ऑन द ईदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म्स, यानी ये जो कॉमन आर्म्स है इस कॉमन आर्म्स के दोनों साइड में होने चाहिए जो नॉन कॉमन आर्म्स है, जैसे कि एओ इस वाले एंगल में है एओसी में, लेकिन बीओसी में नहीं है। वैसे ही बीओ या ओबी कह लो, जो हमारी रे है वो क्या है, एंगल बीओसी में है बट एंगल एओसी में नहीं है, यानी एओ और ओबी या एओ या बीओ हमारे क्या है, नॉन कॉमन आर्म्स हैं। और साथ ही साथ नॉन कॉमन आर्म होने के साथ साथ क्या कंडीशन रखता है, कहता है ये नॉन कॉमन आर्म होने चाहिए उसमें, और साथ ही साथ वो ईदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म्स होने चाहिए, यानी इस वाले कॉमन आर्म्स के, यानी इस वाले कॉमन आर्म्स के एक इस साइड हो तो एक इस साइड हो। तो देखो ये ओबी क्या है, ये इस साइड है, अपर में है ओसी के, और क्या ये ओए है वो क्या है, डाउन मतलब अपर में है, और ये लोअर साइड में है किसके, ओसी के, यानी इससे ये भी कंडीशन हमारी यहाँ पे फुलफिल हो रही है कि क्या कि दोनों आर्म्स क्या होना चाहिए, दोनों नॉन कॉमन आर्म्स क्या होने चाहिए, ऑन द ईदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म्स होना चाहिए। यानी हमने बताया क्या, टू एंगल्स आर सेड टू बी एडजेसेंट एंगल्स, ठीक है, इफ दे हैव अ कॉमन आर्म्स एंड, और क्या, इफ दे हैव अ कॉमन आर्म्स के बाद क्या बताया मैंने कि दे हैव देयर नॉन कॉमन, क्या बाबू, देयर नॉन कॉमन आर्म्स, क्या भाई, आर्म्स, इसको आर्म बोलते हैं, जो एंगल, जो दो लाइंस, जो रेस से एंगल बनते हैं ना, हम उनको आर्म्स बोलते हैं उस एंगल का, ठीक है। तो यहाँ आर्म्स का मतलब ये होता है, देयर नॉन कॉमन आर्म्स मस्ट बी ऑन ईदर साइड, क्या बाबू, ईदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म्स, यानी कहने का मतलब दो एंगल को एडजेसेंट एंगल आप तभी कहोगे जब उसके दोनों के नॉन कॉमन आर्म्स के एक साइड इधर हो और दूसरा इधर हो, यानी दोनों एक सेम साइड में ना हो। तो देखो ये कॉमन आर्म्स था, एक साइड क्या, जो नॉन कॉमन आर्म्स कौन थे, एओ था, ओबी था, देखो ये एक इस वाले साइड में, एक साइड में, यानी दोनों सेम साइड में नहीं होने चाहिए। वैसे यहाँ पे देखो ओसी क्या था, हमारा कॉमन आर्म्स था, और ये ओसी के देखो ये इधर वाले साइड पे है एक नॉन कॉमन आर्म्स, इधर वाले, यानी सेम साइड में नहीं है, यानी ये कहने का मतलब है ये ओए इसी साइड में नहीं है जिस साइड ओबी में है, जिस साइड ओबी है। बात समझ में आ रही है ना। तो ये आपकी दूसरी कंडीशंस हो गई। अब आते हैं भैया तीसरी कंडीशन, विच इज वेरी इजी। कह रहा है क्या, तीसरी कंडीशन क्या हो रहा है, दे हैव द सेम वर्टेक्स, जो कि मैंने फर्स्ट में ही बताया था क्या। और तीसरी कंडीशन क्या है, दो एंगल को एडजेसेंट एंगल तभी कह सकते हैं कि इफ बोथ ऑफ देम सेटिस्फाई दिस कंडीशंस। बात समझ में आ रही है ना। तो क्या, दे हैव द सेम वर्टेक्स, दे हैव सेम वर्टेक्स भी लिख सकते हो, थोड़ा शॉर्ट यहां लिखना जरूरी है, बस समझने की जरूरत है यहाँ पे, ठीक है। यानी तीन कंडीशन हो जाएगी कि क्या, कि उसके वर्टेक्स सेम होने चाहिए, उसमें एक कॉमन आर्म्स होनी चाहिए, और जो दो नॉन कॉमन आर्म्स है वो कॉमन आर्म्स के दोनों साइड में होने चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इनका क्या है, वर्टेक्स देखो यहाँ पे ओ, इसका भी वर्टेक्स यानी एंगल एओसी का भी वर्टेक्स ओई है, और एंगल बीओसी का भी वर्टेक्स ओई है। सिमिलरली यहाँ पे भी देखो एंगल एओसी का भी वर्टेक्स यही है, और एंगल बीओसी का भी वर्टेक्स यही है, यानी सेम वर्टेक्स है। कॉमन आर्म्स देखो दोनों में है, इसमें भी ओसी, देखो एंगल एओसी में भी ओसी है, एंगल बीओसी में भी ओसी, यानी ओसी हमारा कॉमन आर्म्स हो गया। ऐसे यहाँ पे देखो एंगल बीओसी में ओसी देखो, और एंगल एओसी में देखो ओसी, यानी दोनों में ओसी आ रहा है, यानी ओसी हमारा क्या हो गया, कॉमन आर्म्स हो गया। और साथ ही साथ क्या हमने बोला था कि कॉमन आर्म्स होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, नॉन कॉमन आर्म्स, इधर साइड ऑफ द कॉमन आर्म्स होने चाहिए, और सेम वर्टेक्स होना चाहिए। देखो यहाँ भी वर्टेक्स सेम, यहाँ भी वर्टेक्स, दोनों एंगल के वर्टेक्स सेम। तो ये होता है एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट का मतलब होता है सटा हुआ, दो एंगल आपस में सटे होते हैं, उन्हीं को, यानी एक एंगल के बाद दूसरा जस्ट एंगल आता है, उन दोनों एंगल को आपस में एडजेसेंट एंगल्स कहते हैं। होप सो कि आप लोग को ये बात छोटी सी थी मगर मोटी सी बातें हैं, इन सबको अच्छे से अगर समझ लोगे तो फिर बड़ी मजा आएगी ज्योमेट्री में, क्योंकि जो असल पोर्शन होता है जिसमें अधिकतर बच्चे फंसते हैं या जिनको डिफिकल्टीज या प्रॉब्लम आती है वो होती है प्रूविंग की क्वेश्चंस, खास करके ज्योमेट्री में। और ज्योमेट्री ही थोड़ी सी टफ लगती है, बात समझ में आई ना। अधिकतर बच्चों को 9-10 में ज्योमेट्री थोड़ी सी खेल करती है, बाकी और सब वेरी इजी है, बात समझ में आ रहा है। तो इसको धीरे धीरे आराम आराम से समझते चलोगे तो ये बिल्कुल आसान चीज है, बस इसको दिमाग में रखनी होती है चीजों को। अब ये तो छोटी सी बात थी, अब लीनियर पेयर ऑफ एंगल समझिए। क्या बाबू, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। देखो मैथ्स खुद आपको बताती है, मैथ सारी क्लू छोड़ते चल। लीनियर का मतलब स्ट्रेट लाइन, पेयर का मतलब जोड़ा, एंगल, यानी कि स्ट्रेट लाइन पे दो एंगल के जोड़े होंगे, उन्हीं को लीनियर पेयर कहेंगे। बस एक कंडीशंस दे दिया है क्या, कि दोनों का सम 180 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। ये तो मोटी मोटी बातें हो गई, बट अभी इसको समझने की जरूरत कैसे है ये बात समझिए। कहता क्या है,
कि दो एंगल्स को हम क्या कहेंगे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल तभी कहेंगे। मान लो कि दो एंगल कौन कौन से मान लेते हैं, एक ये एंगल और एक ये एंगल, यानी दोनों एडजेसेंट हैं। अब इनको लीनियर पेयर कब कहेंगे, ये बोल रहा है, बता रहा है आपको कैसे कब कहेंगे, ये बताता हूं मैं आपको। ये देखो ये लिखा। अब इसकी नेमिंग करनी है तो आप नेमिंग ABC कर सकते हो, जो भी देना है दे लो, ठीक है। तो चलो हम इसको मान लेते हैं B मान लेते हैं, ये वाले पॉइंट को जहां वर्टेक्स है O मान लो, इसको क्या मान लो A मान लो, इसको क्या मान लो C मान लो। अब बात समझिएगा, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स किसे कहते हैं, बात समझिएगा। टू एडजेसेंट एंगल्स आर सेड टू बी अ लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स इफ देयर नॉन कॉमन आर्म्स आर अपोजिट रेज, आर अपोजिट रेज। बात समझ में आई? कहने का मतलब ये सोचिए, रटी रटाई चीज है। कह रहा है कि इफ टू एंगल्स आर सेड टू बी अ पेयर ऑफ लीनियर एंगल्स इफ देयर नॉन कॉमन आर्म्स, इफ देयर नॉन कॉमन आर्म्स आर ऑन दी अपोजिट साइड्स भी कह सकते हो, और क्या कह सकते हैं, आर ऑन दी, और क्या कह सकते हो, आर ऑफ टू अपोजिट रेज भी कह सकते हो। बात समझ में आई ना, आर टू अपोजिट रेज। थोड़ा सा इसको और सही कर ले, मैं बिल्कुल सेम दिखे तो, ताकि आप लोग और क्लियर कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो। ये लो बना लिया, अब बराबर दिख रहा होगा ना। ये थोड़ा सा छोटा, काफी छोटा हो गया था तो अजीब सा ऑकवर्ड लग रहा था ये देखने में, ठीक है। तो अब ये सही हो गया, ठीक है। तो हम मैं क्या कह रहा हूं, ये तो मैंने पहले ही आपको बता दिया। एडजेसेंट एंगल, लीनियर एंगल क्या होता है कि जब दो एंगल यानी दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री हो तो उसे कहते हैं लीनियर पेयर ऑफ, उन दोनों एंगल को कहते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल। बट आपके बुक में दिया है, कह रहा है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स उसे कहेंगे कि जब दो एंगल आपस में इस तरह हो कि जो उनके नॉन कॉमन आर्म्स हैं। देखो ये OC, देखो ये अगर ये एंगल लेते हैं, कौन सा लेते हैं, इसको क्या लिया था मैंने, B लिया था। जब BOC लेते हो, क्या लेते हैं, एंगल BOC लेते हैं। और एक एंगल क्या लेते हैं, ये देखो एंगल, देखो ये BOC लेते नहीं है, BOC एंगल है ही है, ये BOC हो गया। और ये वाला एंगल देखो, ये वाला ये एंगल, ये क्या है, AOC है। तो ये एक एंगल AOC लेते हैं। तो देखो BOC और AOC में क्या एक कॉमन आर्म्स है कि नहीं, OC। देखो OC इसमें भी आ रहा है, किस में आ रहा है, BOC, एंगल BOC में भी OC आ रहा है, और एंगल AOC में भी OC आ रहा है। बात समझ में आ रही है, एंगल AOC में भी OC आ रहा है। तो कह रहा है कि क्या, कि टू एंगल्स आर सेड टू बी अ पेयर ऑफ लीनियर एंगल्स इफ बोथ, बात समझिएगा, इफ बोथ हैव देम और नॉन कॉमन आर्म्स एज अ स्ट्रेट लाइन। ये भी कह सकते हो कि अगर दोनों कॉमन आर्म्स कैसे दिखे, या तो स्ट्रेट लाइन के रूप में दिखे, या नॉन कॉमन आर्म्स जो हैं उनके या तो अपोजिट रेज में दिखे। तो अब यहाँ पे देखो ये तो कॉमन हो गया। अब नॉन कॉमन अगर आर्म्स देखा, मैंने बराबर बोल रहा हूँ, आर्म्स उसे कहते हैं जब दो साइड्स, जो लाइन से मिलकर जो एंगल बनता है तो उसके दोनों लाइन्स होती है, जो रेज होती है, सॉरी, उनको आर्म्स भी बोलते हैं। बात समझ आई? यानी OC और OA यहाँ पे क्या है, आर्म्स हैं। वैसे यहाँ पे OC और OB क्या है, यहाँ पे आर्म्स है। तो कह रहा है कि दो एंगल को पेयर ऑफ लीनियर पेयर ऑफ एंगल तभी बोलते हैं जब ये जो नॉन कॉमन आर्म्स है, यहाँ नॉन कॉमन आर्म्स कौन है, OB है। देखो इस वाले में BOC में OB है, लेकिन क्या AOC में OB है, नहीं है। OA क्या है, OA या AO कह लो या OA कह लो। OA किस में, AOC में OA है, लेकिन क्या BOC में OA है, नहीं है। यानी OA क्या हो गया, यहाँ पे नॉन कॉमन आर्म्स हो गए। कह रहा है कि दो एंगल को लीनियर पेयर एंगल तभी कहेंगे जब उनके नॉन कॉमन आर्म्स, यानी ये वाला आर्म्स और ये वाला आर्म, ये कैसे हो, एज अ अपोजिट रेज हो, एज अ अपोजिट रेज हो। रे का मतलब समझते हो, देखो एक एंडिंग पॉइंट, देखो यहाँ एक एंडिंग पॉइंट, दूसरा एंडिंग पॉइंट, जाहिर ये कह रहा है आगे तक इनफाइनाइट तक बढ़ते चला जाएगा। यहाँ भी एक एंडिंग पॉइंट, इसका ये एरो का मतलब ये कि आगे बढ़ते चला जाएगा, इसकी पता नहीं कहाँ रुकेगा, इनफाइनाइट। बात समझ में आ रही है ना। तो कहने का मतलब ये है कि कह रहा दो एंगल्स को लीनियर पेयर ऑफ एंगल तभी कहेंगे जब उनके दो नॉन कॉमन आर्म्स क्या हो, एज अ अपोजिट रेज के रूप में हो। या मैंने जो सबसे सिंपल वाली बात बताई है कि दो एंगल को लीनियर पेयर ऑफ एंगल तभी कहेंगे, या दो एडजेसेंट एंगल को लीनियर पेयर ऑफ एंगल तभी कहेंगे जब दोनों का सब मिला के क्या हो, 180 डिग्री हो। और आप सभी को पता है कि एक स्ट्रेट लाइन पे ऑन द सेम साइड ऑफ दैट लाइन क्या होता है, ऑन द सेम साइड ऑफ दैट लाइन क्या होता है, जो एंगल बनता है उसका टोटल सम 180 डिग्री होता ही होता है। ये हो गई आपकी छोटी सी और थोड़ी सी इंपॉर्टेंट जो डिफिनेशंस थी लीनियर पेयर के, जो कॉन्सेप्ट्स थे, ये मैंने बता दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट चीज पे, जो नेक्स्ट थिंग है थ्योरम, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है। तो उसको ध्यान से देखिएगा, थ्योरम क्या कहता है। तो चलिए थ्योरम पहला स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं। बिल्कुल घबराने की जरूरत है, बहुत आसान है, बस यार याद करो। अगर तुमको प्रूविंग के क्वेश्चन प्रॉब्लम है या प्रूविंग की ट्रिक लेनी है मुझसे, तो मैं प्रूविंग की यही ट्रिक खाऊंगा कि डेली 2 क्वेश्चन बस प्रूविंग के करो और उनको 24 घंटे दिमाग में रखो, 1-2 दिन बाद फिर 2 और करो।
फिर 2 करो, एक दिन 10 प्रूविंग कर लोगे तो शायद वो प्रूविंग तुम्हारे दिमाग में न रहे या उसका तरीका तुम सही से ना बता पाओ। ठीक है, तो सबसे बढ़िया तरीका है कि डेली 2-2 प्रूविंग के क्वेश्चंस करिए, और यहाँ पे मैं वैसे ही कराने वाला हूँ, 2-2 प्रूविंग के ही क्वेश्चंस मैं कराऊंगा ताकि आपको वो चीजें अच्छे से आपके दिमाग में क्या कर जाए, बैठ जाए। ठीक है, तो चलते हैं पहले थ्योरम की तरफ। पहला थ्योरम क्या कहता है ये समझिएगा कि यही बात कहता है, लीनियर पेयर वाला ही बात कहता है। कहता है क्या है, पहले मैं इस फिगर से बता दूं। कह रहा है अगर कोई भी रे किसी भी लाइन पे स्टैंड करती है, ये देखो ये रे हो, ये क्या, ये लाइन है। ठीक है, कह रहा है कभी भी कोई रे, ये रे है क्योंकि इसका एक एंड पॉइंट यहाँ है, किसी लाइन पे स्टैंड करती है, और जब वो स्टैंड करती है तो 2 एंगल बनाती है, और वो दोनों एंगल का सम 180 डिग्री ही होता है। यानी जब भी कोई भी रे किसी लाइन पे स्टैंड करती है तो वो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बनाती है जिनका सम 180 डिग्री होता है। तो ये देखो ये लीनियर पेयर बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, बिल्कुल बन रहे हैं। कैसे पता, तो मैंने बताया था क्या कि देखो जैसे अगर मान लो इसकी नेमिंग कर दे ए ओ, और इसकी जो रखना रख लो, बी रख लो, इसी रख लो, तो देखो ए ओ सी और ए बी ओ सी के जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं दोनों अपोजिट साइड में है, यानी एज ए अपोजिट रेज हैं। बात समझ में आ रही है, होप सो कि समझ में आ ही रही होगी। तो मैं बोल रहा हूं क्या कि इफ रे स्टैंड ऑन ए लाइन देन द सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल सो फॉर्म्ड इज 180 डिग्री। अगर कोई भी रे एक लाइन पे यानी इस लाइन पे स्टैंड करती है तो उनके जो एडजेसेंट एंगल का सम होगा वो क्या होगा, 180 डिग्री होगा। ये आपका पहला थ्योरम है। तो चलिए इसे लिख देते हैं यहां पे। इफ अ रे stand on a line, ठीक है, लाइन और रे में तो बार बार बात में बोल रहा हूँ, लाइन और रे देखो ये छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन इसी से इंसान चकमा खा जाता है बड़े बड़े कंपटीशन से। मैंने बोला लाइन का मतलब कोई एंडिंग पॉइंट नहीं, रे का मतलब एक एंडिंग पॉइंट, हियर इट इज, जहां एक जगह कोई इंटरसेक्ट कर जाए किसी को। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूं इफ रे स्टैंड ऑन ए लाइन, देन द सम ऑफ द लिख रहा हूं भैया, then the sum of the adjacent, मैंने चिपका, देखो ये दोनों चिपके हुए हैं, then the sum of the adjacent angles is 180 डिग्री। ये बात याद रखिए, यानी इसका सम और इसका सम, यानी कहने का मतलब है एंगल AOC प्लस एंगल BOC बराबर 180 डिग्री होगा ही होगा। ये थ्योरम है, ये मैं अपने से कुछ नहीं बता रहा, ये थ्योरम है। यानी थ्योरम हमेशा क्या होता है, प्रूव्ड होता है। तो ये बात याद रखिएगा, अगर कोई भी रे किसी लाइन पे स्टैंड करती है तो उसके दोनों एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री ही होगा। ये दिमाग में पहली चीजें याद रखिएगा। अब नेक्स्ट बात, इसी को अगर हम अलग तरीके से बोले तो इसको ये भी बोल सकते हो क्या कि जो दोनों क्या बन रहे हैं, ये दोनों तो भी है भी क्या, लीनियर पेयर है। क्यों, क्योंकि नॉन कॉमन आर्म्स के बाद देखो तो दोनों के कॉमन आर्म्स के बीच में के बाद देखो इस साइड और इस साइड देखो, इधर साइड देखो ऑफ द कॉमन आर्म्स, तो दोनों क्या है, नॉन कॉमन आर्म्स हैं। जब नॉन कॉमन आर्म्स अगर आपको एज ए अपोजिट रेज दिखे तो भी उन दोनों एंगल को क्या कहते हैं, लीनियर कहते हैं। तो ये भी बात कह सकते हो कि द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए लीनियर पेयर, क्या बोल सकते हैं, इसी को और एक तरीके से बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, तो ये बोल सकते हैं क्या, द सम ऑफ द एंगल्स, किसका सम भैया, तो एंगल का सम, द सम ऑफ द एंगल्स, और ये है कैसे, लीनियर, तो द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए लीनियर पेयर, द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए लीनियर पेयर इज 180 डिग्री। ये लीनियर पेयर क्यों है बता देना, क्योंकि क्या है कि कॉमन आर्म्स जो है, जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं वो क्या हैं, एज अ अपोजिट रेज के रूप में यहाँ पे हैं, दैट्स वाई इसको लीनियर पेयर कहेंगे। बात समझ में आ रही है ना। तो ये भी बात इसको दिमाग में रखने की जरूरत है कि इस बात को ऐसे भी लिख सकते हो क्या, द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए लीनियर पेयर इज ऑलवेज 180 डिग्री, इस बात को याद रखना। चलिए अब आगे चलते हैं। इसी थ्योरम की कोरिलेरी क्या होती है, यानी दूसरा तरीका क्या होता है ये क्या इसको कहने का कि ये दोनों क्या हैं एंगल, ये दोनों एंगल जो हैं ये लीनियर पेयर है, या ये दोनों एंगल जो एडजेसेंट एंगल है इनका सम 180 डिग्री होगा। तो वो तरीका ऐसे है कि मान लो कि अगर किसी भी दो एंगल का सम 180 डिग्री होता है, अगर किसी भी दो एंगल का सम यानी द सम ऑफ ऑल द एंगल्स फॉर्म ऑन द सेम साइड ऑफ ए, अगर किसी भी दो एंगल का सम 180 डिग्री होता है, कब, जब वो सेम साइड लाइन के हो। देखो ये लाइन है ना, ये लाइन है, इसको रोड मान लो, रोड के दो साइड होते हैं, और ये रोड है, मान लो ये गाड़ी इस पे चल रही है, टें ये गाड़ी है, मान लो ये रोड है, ये गाड़ी है, इस पे गाड़ी चल रही है, तो इस रोड का एक ये साइड होगा, एक ये साइड होगा। तो कह रहा है क्या
कि अगर कोई भी एंगल, कोई भी दो एंगल, अगर दोनों का सम क्या हो कि 180 डिग्री हो और वो दो एंगल क्या हो आपस में सेम, वो दो एंगल क्या हो सेम साइड हो, क्या हो सेम साइड हो। तो बात समझिएगा, ये देखो ये एक साइड है, ये एक साइड है, तो देखो दोनों एंगल, ये वाला भी एंगल और ये वाला भी एंगल, यानी ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या है सेम साइड में है। तो याद रखिएगा कि द सम ऑफ ऑल द एंगल्स फॉर्म्ड ऑन द सेम साइड ऑफ ए लाइन एट अ गिवन पॉइंट, एट अ गिवन पॉइंट। अब देखो दोनों एंगल कहां बन रहा है भैया, दोनों एंगल का देखो जो वर्टेक्स है कॉमन है, ये देखो यहां से बन रहा है, इस पॉइंट से ये वाला एंगल बन रहा है और इसी पॉइंट से ये वाला एंगल बन रहा है। तो याद रखिएगा द सम ऑफ ऑल द एंगल्स on the same side at a same point is always equals to 180 degree, is always equals to 180 degree। या इस बात को ऐसे भी बोल सकते हो कि the sum of all the angles formed on the same side of a line at a given point is always equals to 180 degree। तो इस बात को लिखने की जरूरत क्या है, 4 बार लिखेंगे, टाइम आपका कंज्यूम होगा, बात तो समझ ही रहे हो, बात तो अच्छे से समझ ही रहे हो, बात समझ आ रही है। 2 बार लिख दिया, कोरोलरी लिखने की जरूरत नहीं है, कोरोलरी का मतलब वही उल्टा, मतलब कि थोड़ा सा और बात को और उल्टा करके करना, बात समझ में आ रही है ना, कि अगर दोनों अगर कोई भी एंगल्स हैं उनके सारे उन एंगल के सम क्या, और अगर वो एंगल क्या है कंडीशन दे दिया कि सेम साइड होनी चाहिए, तो ये दोनों एंगल इस साइड होने चाहिए, या तो फिर अगर आगे इसको बढ़ाए तो इस साइड होने चाहिए, और इन दोनों के क्या होने चाहिए, दोनों एंगल्स क्या होने चाहिए एक ही पॉइंट से बने होने चाहिए, और दोनों का अगर दोनों का सम देखेंगे अगर सेम पॉइंट से बनते हैं, अगर सेम साइड में होते हैं तो उनका 180 डिग्री होगा सम। बात समझ में आ रही है, यही आपकी कोरोलरी कहती है। और जो थ्योरम कहता है कि कोई भी अगर रे है स्टैंड करता है किसी एक लाइन पे तो दोनों का एडजेसेंट एंगल का सम क्या होगा 180 डिग्री होगा। बात समझ में आ गई, होप्स होगी समझ में आ रही होगी। ये तो छोटी सी बात थी। अब चलते हैं थ्योरम नंबर 2 पे। आप चलते हैं किस पे, थ्योरम नंबर 2 पे। बड़ा ये भी छोटा सा, बार बार एक ही चीज को घुमा घुमा के आपको बोलेगा, लेकिन आपको घुमा घुमा के बोल रहा है इसलिए ताकि आपको एकदम पूरी तरह से इसको एकदम निचोड़ के आपके दिमाग में, ब्रेन में क्या कर दे, डाल दे, क्योंकि इसकी बहुत जरूरत होने वाली है। और बार बार ये चीज आपको बार बार आएगी नहीं डायरेक्टली पढ़ने को या इस पे क्वेश्चन बनाने को, इसका फिर यूज आएगा। इसीलिए यहाँ पे थ्योरम 1 और थ्योरम 2 में मुझे कोई खास डिफरेंस या कुछ दिखता नहीं है, लेकिन जब कह रहा है एज ए थ्योरम 2 ये बात लिख रहा है तो मुझे भी बताना जरूरी है यहाँ पे, तो मैं ये भी बता रहा हूँ। कहता क्या है थ्योरम, क्या कहता है कि अगर दो एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा, क्या, दो एडजेसेंट एंगल्स, देखो एडजेसेंट एंगल किसको कहते हैं, मैंने बताया एडजेसेंट का मतलब होता है चिपका हुआ। ये लो एक एंगल ये हुआ, इससे ये वाला एंगल चिपका हुआ, बात समझ, चिपक गए, ये दोनों चिपक गए। अब ये लो इसकी नेमिंग कर लेते हैं। लो ये ए ले लिया, ये ओ ले लिया, ये बी ले लिया, ये सी ले लिया। अब क्या कहता है थ्योरम समझिएगा, कह रहा है दो एडजेसेंट एंगल का अगर सम 180 डिग्री होता है, क्या कि दो एडजेसेंट एंगल का सम अगर 180 डिग्री होता है तो दोनों नॉन कॉमन आर्म्स होंगे ना, जो नॉन कॉमन आर्म्स का मतलब समझ रहे हो, आर्म्स मैं बार बार बोल रहा हूं, जिस दो रे से जो एंगल बनते हैं उन दोनों रे को अगर एंगल के ट्राइंगल या एंगल के सेंस में उसको आर्म्स बोलते हैं। जैसे ये वाला OA हमारा क्या हो गया, OA हमारा एक क्या है आर्म्स है, और OB भी हमारा क्या है आर्म्स है, ये लिख लिया आर्म्स लिख लिया। और OC क्या है, तो OC को बड़ा स्पेशल लिख लो, ये कॉमन आर्म्स है, क्या है कॉमन आर्म्स है। अब कहता क्या है थ्योरम 2, कहता क्या है कि अगर दो एडजेसेंट एंगल, देखो एडजेसेंट है कि नहीं, दोनों चिपका है, अगर इनका सम, देखो सम भी बिल्कुल 180 डिग्री होगा, क्योंकि पता है कि स्ट्रेट लाइन पे जो सम एंगल बनता है उसका सम क्या होता है 180 डिग्री होता है। तो कह रहा है अगर दो एंगल का सम, दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो इन दैट कंडीशंस जो हमारे नॉन कॉमन आर्म्स होंगे, देखो नॉन कॉमन आर्म्स कौन है, OA है, ये देखो OA इस वाले एंगल में क्या, BOC में कहीं OA है क्या, इसके अंदर कहीं OA नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और इस वाले AOC यानी इस वाले एंगल में क्या कहीं OB है क्या, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो यानी कह रहा है क्या कि दो एडजेसेंट एंगल का सम अगर 180 डिग्री होता है तो उनके दोनों नॉन कॉमन आर्म्स, क्या भैया, तो नॉन कॉमन आर्म्स, बात समझिएगा, नॉन कॉमन आर्म्स क्या होते हैं, वो क्या होते हैं, वो एज ए स्ट्रेट लाइन की तरह होते हैं। देखो ये क्या है, ये नॉन कॉमन आर्म्स है, कौन नॉन कॉमन है, AOB, देखो दोनों क्या है, दो अपोजिट स्ट्रेट लाइन, यानी क्या है, दो अपोजिट स्ट्रेट रेज भी कह सकते हो, यानी दोनों कैसे होते हैं भैया, दो अपोजिट स्ट्रेट लाइन की तरह पे होते हैं। कैसे होते हैं, देयर नॉन कॉमन आर्म्स आर ऑफ, क्या होता है, एज अ स्ट्रेट लाइंस, बात समझ आ रही है ना, स्ट्रेट लाइंस। यानी देखो ये दोनों कॉमन आर्म्स है ना बाबू, ये दोनों कॉमन आर्म्स देखो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन की तरह है कि नहीं है।
तो यानी देयर नॉन कॉमन आर्म्स, और ये दोनों नॉन कॉमन आर्म्स किसके, एंगल्स के हैं, तो यानी क्या होगा, देयर नॉन कॉमन आर्म्स ऑफ एन एंगल आर इन अ स्ट्रेट लाइन, किस में है, स्ट्रेट लाइन में, बिल्कुल स्ट्रेट है। देखो ये वाला ओ ए भी क्या है, नॉन कॉमन आर्म्स है, और ओ बी भी क्या है, नॉन कॉमन, दोनों देखो, दोनों एज अ स्ट्रेट लाइन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। तो यही क्या है आपका थ्योरम नंबर सेकंड है। तो चलिए इसको हम लिख भी देते हैं। क्या कह रहा है कि इफ द सम ऑफ, दी नहीं लिखेंगे, बहुत छोटे में लिखते हैं, इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल, मैथ में बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट्स के वो ग्रामर नहीं चल रहा, ठीक है। इफ द सम ऑफ द एडजेसेंट, दी होना चाहिए था, इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री, क्या भैया, इज 180 डिग्री, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, देन द नॉन कॉमन आर्म्स, देन देयर नॉन कॉमन आर्म्स, नॉन कॉमन आर्म्स को बार बार मैं मतलब बता रहा हूँ, उस एंगल में वो दोनों आर्म्स नहीं होने चाहिए, मतलब दोनों के अलग, ओ बी और ओ ए क्या है, मैं नॉन कॉमन सा है। तो मैं बोल रहा हूँ इफ द सम ऑफ द टू एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री देन देयर नॉन कॉमन आर्म्स, और ये दोनों नॉन कॉमन आर्म्स किसके हैं, ऑफ एंगल्स, और कैसे होने चाहिए, तो इन अ स्ट्रेट लाइन, और देखो यहाँ पे इन अ स्ट्रेट लाइन है, तो यानी ये दोनों एडजेसेंट एंगल भी हैं, दोनों का सम 180 डिग्री है। क्यों, क्योंकि भैया देख लो ओ ए और ओ बी जो नॉन कॉमन आर्म्स थे, दोनों एज अ स्ट्रेट लाइन दिखती हुई नजर आ रही है यहाँ पे। तो ये आपका था थ्योरम नंबर 2। अब ये हो गई, धीरे धीरे थ्योरम भी पढ़ेंगे, धीरे धीरे क्वेश्चंस भी करेंगे। एक ही बार 10 थ्योरम पढ़ा दूं, बता दूं, तो वो थ्योरम दिमाग में रहेगा नहीं, ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 थ्योरम आप अच्छे से उसको बढ़िया से दिमाग में रखो, ठीक है, और उस पर क्वेश्चंस लगा लो। तो और फिर उसके कुछ दिन बाद फिर अलग टाइप के दूसरे थ्योरम पे क्वेश्चंस लगाओ। तो इस तरह से, और 2 प्रूविंग के डेली करो, डेली नहीं, कम से कम 2 दिन में 2 प्रूविंग करो। एक दिन 2 प्रूविंग किया, उसको अगले दिन रिवाइज किया, फिर करना। एक ही दिन 10 प्रूविंग के क्वेश्चन करना मतलब अपना टाइम खराब करना, आ तो जाएगा, समझ में आएगा, बट दिमाग में वो रिमेन नहीं करेगा। तो चलिए अब इस दोनों थ्योरम पे मैं क्या करता हूं, कुछ क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है खास करके प्रूविंग वाले, वो मैं आपको करा देता हूं। एक आध प्रूविंग वाले करा देता हूं, एक आध वैल्यू फाइंड करने वाले करा देता हूं, जिससे आपके कॉन्सेप्ट्स और आपकी ये जो थ्योरम है ये बिल्कुल आपके दिमाग में सेटल्ड कर जाए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है क्या, पहला क्वेश्चन कह रहा है इन द एडजॉइनिंग फिगर, इन द एडजॉइनिंग फिगर, यार लिखना बड़ा पड़ेगा। इन द एडजॉइनिंग फिगर AOB इज अ स्ट्रेट लाइन। भैया यहाँ नॉर्मल मैं क्वेश्चन कोई नहीं कराऊंगा, AOB इज अ स्ट्रेट लाइन। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जो भी क्वेश्चन होंगे वही क्वेश्चन होंगे जो बोर्ड में आते हैं, या अभी तक आते थे और आगे भी आते रहेंगे, उसी टाइप के क्वेश्चंस कराऊंगा जिसका आगे भी आपको बड़ा बेनिफिट्स मिले। मतलब एकदम बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस तो नहीं कराना, यहाँ टाइप्स के क्वेश्चंस चलते हैं तो टाइप के ही क्वेश्चंस कराऊंगा, ताकि आपका कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा स्मार्टली तैयारी हो। मैं हमेशा कहता हूँ टाइप्स के क्वेश्चंस करो एक तरह करके और खुश ना हो जाओ। और खास करके याद रख लेना, कभी भी जो शुरू के 80% के क्वेश्चंस होते हैं ना, वो आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने को होते हैं, और जो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है वो टेस्ट करने का माध्यम क्या है, वो लास्ट के 20%। मैं कहता हूँ शुरू के 20% क्वेश्चंस करो ना करो एक्सरसाइज के, वो बहुत बड़ा मैटर नहीं करता, लेकिन अगर लास्ट के 20% वाले क्वेश्चंस कर लोगे ना बाबू, तो आपके जो शुरू के 20% है बिना किए आप कर लोगे। तो यानी टफेस्ट क्वेश्चंस को पे अपनी पकड़ बनाओ, ऑटोमेटिक जो उससे लोए वाले होंगे बिना पढ़े लिखे आप जाके कर लोगे, यानी कम समय में ज्यादा आपको नॉलेज भी गेन हो जाएगी, आपका स्टैंडर्ड भी हाई हो जाएगा, ब्रेन की लेवल भी हाई, कि लास्ट के जो क्वेश्चन होते हैं जो आपको सबसे टफेस्ट लगे उसको सबसे पहले करो। बात समझ में आ रही है ना? अगर उसको कर लोगे तो जो क्वेश्चन उससे आसान होंगे नहीं भी किए वो भी इजीली बना ले जाओगे, यानी कम समय में ज्यादा आपको गेन भी हो जाएगी। और यही स्मार्ट स्टडी का तरीका है, जब ऐसे करोगे तब जाके आप हर फील्ड में सक्सेस हासिल करोगे। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं क्वेश्चंस, क्या इन द एडजॉइनिंग फिगर AOB इज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ x। क्या बाबू? फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अभी घबराओ मत, वैल्यू ऑफ x किसकी निकालनी, वो फिगर मैंने बनाई नहीं है तभी बनाता हूं, समझाते हुए बताऊंगा। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, हैंड्स फाइंड AOC एंड हैंड्स, उसके बाद करा और हैंड्स इस तरीके से क्या कीजिए, हैंड्स फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल AOC, एंगल AOC एंड एंगल क्या है, COD एंड BOD, एंगल COD एंड एंगल BOD, ये 3 एंगल निकालना है, साथ ही साथ वैल्यू ऑफ x हमें फाइंड भी करनी है।
अब वो दिया कैसा है फिगर, ये फिगर देख लीजिएगा जनाब, ठीक है। फिगर बड़ा नॉर्मल सा है लेकिन बड़ा यूज टू है, बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। थोड़ा छोटा ही बनाऊंगा यार, सॉरी फॉर दिस, बिकॉज यहाँ पे ड्यू टू लैक ऑफ स्पेसेस मुझे ऐसा करना मेरी मजबूरी है, ठीक है। तो ये मैं इस तरह का आपको कुछ फिगर दिया है और उसमें कह रहा है कि एडजॉइनिंग फिगर कह रहा है AOB स्ट्रेट लाइन है, यानी ये देखो ये स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, ये ऐसे दिया AOB एक स्ट्रेट लाइन बन गई। अब क्या कहता है, क्या है कि एडजॉइनिंग फिगर, अब इसके फिगर में जो एडजॉइनिंग चीजें हैं उनको मैं एडजॉइन करता हूं। देखो ये एक ऐसे यहां से क्या कर दिया है, इसका एक इंटरसेक्ट कर दिया इस एंगल को, ये ऐसे रेज दे दिया है और उसके बाद क्या दे दिया है, सारी वैल्यूज दे दी है। वो वैल्यूज क्या है ये लिख लीजिए, ये दे दिया है x डिग्री, ये कितना दे दिया x डिग्री, ये वाला जो एंगल है इसको कितना दे दिया है 2x डिग्री माइनस 19 डिग्री, दिख रहा होगा होप सो आपको अच्छे से दिख रहा होगा। और उसके बाद क्या दिया है 3x प्लस 7 डिग्री, और इस वाले एंगल की जो वैल्यू है ये कितना दिया है 3x प्लस 7 डिग्री, ठीक है। कितनी है बाबू 3x प्लस 7 डिग्री है। अब इसमें कह रहा है क्या कि AOC यानी AO, अब देखो अब यहां पे कर लो B है, ये C है, ये D है, ये आपके फिगर में ऐसे दिया था तो मैंने बना लिया, B है, D है और C है, ऐसे दिया, सॉरी। अब कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ AOC, यानी AOC का मतलब ये AOC हो गया आपका। फिर कह रहा है क्या COD, CO क्या बाबू COD, और फिर कह रहा है BOD, साथ ही साथ कह रहा है x की वैल्यू निकालो। अगर यहाँ पे देखो अगर हमें x की वैल्यू पता चल जाए तो हर जगह x की जगह वैल्यू रख देंगे तो सारे एंगल की वैल्यू आ जाएगी, यानी AOC COD और BOD की भी वैल्यू आ जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे और उस x की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। और आपको मैंने बताया है क्या कि किसी भी लाइन पे, स्ट्रेट लाइन पे क्या होता है, जो जितने भी एंगल होते हैं उन सारे एंगल का, अगर इफ इट इज ऑन द सेम साइड ऑफ दैट लाइन, देखो ये सारे क्या है सेम साइड ऑफ दैट लाइन है, ये वाला भी एंगल इसी साइड, ये वाला भी इसी साइड, तो इन सारे एंगल का सम कितना होगा, मैंने बताया एज अ थ्योरम, मैंने आपको बताया क्या कि अगर कोई स्ट्रेट लाइन है उस स्ट्रेट लाइन के सेम साइड में जितने भी एंगल बनते हैं उन सारे एंगल का सम कितना होगा भैया, आप सभी को पता है 180 डिग्री होता है। तो यानी इन तीनों एंगल का, किसका AOC AOD और BOD का सम कितना होगा 180 डिग्री होगा, यानी इनको प्लस के फॉर्म में करके इक्वल्स टू 180 रखेंगे और सॉल्व करोगे ऑटोमेटिक आपके x की वैल्यू आ जाएंगे। तो चलिए ऐसे हम लोग क्या कर लेते हैं, तो पहले तुम्हें अगर कुछ लिखना है तो क्या लिख सकते हो, तो ये अच्छा सा एक छोटा सा क्या इसमें एक स्टेटमेंट लिख सकते हो क्या, कि पहले बात समझिएगा कि एंगल AOC और एंगल BOC दोनों क्या बना रहे हैं, दोनों लीनियर पेयर बना रहे हैं, यानी दोनों एडजेसेंट एंगल हैं और एडजेसेंट एंगल के सम 180 डिग्री का होने का मतलब ही क्या होता है, लीनियर पेयर होता है। तो देखो एंगल कौन सा एंगल, ये एंगल AOC और BOD, ये दोनों एंगल मिलके कितने बनाए, दोनों एंगल क्या है भैया, लीनियर पेयर एडजेसेंट एंगल है। और जब एडजेसेंट एंगल है और दोनों का सम 180 डिग्री होता है उसी को तो लीनियर पेयर कहते हैं। यानी हम ये लिख सकते हैं यहाँ एज ए सोल्यूशन आप ऐसे लिख लेना, सिंस एंगल AOC प्लस एंगल BOC इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री, क्या हो जाएगा क्यों भैया, तो बोल देना लीनियर पेयर है, ये दोनों लीनियर पेयर हैं। अभी मैंने बताया लीनियर पेयर क्यों है, क्योंकि नॉन कॉमन आर्म्स इनके अपोजिट साइड्स में हैं कॉमन आर्म्स के, और साथ ही साथ ये दोनों चिपके एडजेसेंट एंगल्स भी हैं और दोनों का सम 180 डिग्री भी हो रहा है, ठीक है। ये लीनियर पेयर हो गया, ये हो गया। अब यहाँ पे देखना जो मैं BOC लिया हूँ एंगल, क्या बाबू BOC, इसके अंदर देखो तो इसके अंदर दो एंगल है, BOC के अंदर देखो दो एंगल है, कौन कौन सा, BOD प्लस COD। यानी अब तुम यहां लिखना क्या लिखोगे, सिंस क्या एंगल BOC बराबर क्या है BOD, क्या एंगल BOD प्लस एंगल DOC कह लो या COD कह लो, बात बराबर। COD ज्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि इसमें COD यहाँ पे दिया भी है, तो बात समझ में आ रही है ना। तो अब हमको क्या लिखेंगे यहाँ पे देखो BOC इक्वल टू क्या लिखेंगे, BOD प्लस COD लिखेंगे। यानी BOC जो यहाँ BOC दिख रहा है ये किसके बराबर है, तो BOD प्लस COD के बराबर है। ये ऑलरेडी यहाँ गिवन भी लिख सकते हो, ये तो आंखों से दिख ही रहा है, दिया हुआ है। तो यानी हम BOD प्लस COD कर रहे हैं, तो BOD प्लस COD करेंगे तो क्या आ जाएगा, BOC आ जाएगा। या BOC और एंगल AOC प्लस BOC बराबर 180 डिग्री है। जब BOC बराबर कितना है बाबू आपका, BOD प्लस COD है, तो यानी BOC की जगह हम क्या लिख लेंगे, BOD प्लस COD लिख लेंगे। यानी फाइनली ये कैसा रूप बन जाएगा, तो AOC प्लस
एंगल BOD प्लस एंगल COD इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब AOC, BOC और COD एज एंगल एंड एक्स के फॉर्म में दिया, उनकी वैल्यू रख लेते हैं। अब AOC ये वाले एंगल की वैल्यू कितनी दी है, तो इतनी दी है, कितनी 3x प्लस 7 डिग्री थी, यहाँ लिख लो 3x प्लस 7 डिग्री लिख लिया। ये प्लस है तो प्लस के साइन दे दिया। अब BOD ये वाला एंगल, ये छोटा सबसे छोटका, ये कहता है x डिग्री लिख लिया। अब यहाँ एंगल प्लस है, प्लस लिख लिया। एंगल COD वेयर इट इज, हियर इट इज COD कितना है, इट इज एज अ फॉर्म ऑफ इन अ फॉर्म ऑफ 2x डिग्री माइनस 90 डिग्री, तो यहाँ लिख लो 2x डिग्री माइनस 19 डिग्री, ये आपका क्या हो गया। और ये तीनों को सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री, तो लिख दिया 180 डिग्री। अब सिंपली यू हैव टू सॉल्व इट, आफ्टर सॉल्विंग इट you will get the value of x. After finding the value of x you can simply just put it here and you will get the value of AOC, COD and BOD. So let's do it. ये लिखा 3x डिग्री प्लस 7 प्लस x डिग्री प्लस 2x डिग्री माइनस 19 डिग्री। इतने दिन से पढ़ा रहा हूँ, समझ में बाकी चीजें आ रही होगी। ब्रैकेट प्लस से खुलता है, मल्टीप्लाई होती है तो साइन कोई चेंज नहीं, सीधा उतार दो। ये मैंने सीधा कर दिया। अब इनको ऐड कर लो, वेरिएबल को वेरिएबल के साथ ऐड कर लीजिए, कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ ऐड कर लेते। चलिए कर लेते हैं। इसको थोड़ा सा मैं इरेज कर रहा हूँ, सॉरी फॉर दिस, बिकॉज यहाँ पे जगह नहीं है, ये थोड़ा सा हल्का सा मैंने इरेज कर लिया। अब देखिए, अब 3x डिग्री है, ये x डिग्री है, 2x, ये सारे वेरिएबल इनको एक साथ जोड़ो। 3x में x जोड़ोगे 4x, 4x में 2x जोड़ोगे 6x हो जाएगा, यानी लिखना पड़ेगा मैं क्या, 6x डिग्री लिख लिया। और ये देखो ये 19 डिग्री है, ये 7 डिग्री है, 19 डिग्री है, ठीक है। तो 19 में से 7 माइनस कर लो तो कितना आ जाएगा भैया, 19 में से 7 माइनस कर लीजिए तो आपको पता चल जाएगा। जब 19 में से 7 माइनस करोगे, यानी इसमें से इसको माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, देखो ये माइनस है, ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस कर लो, 19 में से 7 माइनस करो क्या आएगा, 12 डिग्री आएगा। अब साइन किसकी रखते हैं, ये प्लस 7 डिग्री है, यहाँ बड़े की साइन रखते हैं। बड़ा कौन है, ये 7 डिग्री है, 19 डिग्री बड़ा है, बड़े की साइन क्या है यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ माइनस लगा लेंगे, यानी 6x डिग्री माइनस 12 डिग्री। और किसके बराबर था, 180 डिग्री के, तो 180 डिग्री लिख लिया। अब आपको पता है ये इक्वल्स टू के इस साइड, ये देखो वेरिएबल को एक साइड कर लो, कांस्टेंट को एक साइड कर लो। कांस्टेंट यहाँ कौन है, 12 डिग्री 180 डिग्री, ये दोनों कांस्टेंट एक साथ कर लो। ये क्या है, 6x डिग्री वेरिएबल है, इसको एक जगह रखो। अब ये इक्वल्स टू के इस साइड है, यानी लेफ्ट साइड है, जब इधर जाएगा यानी 180 डिग्री की तरफ जाएगा तो ये इधर माइनस में, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 6x डिग्री इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री, ये माइनस इस साइड जाएगा तो प्लस में हो जाता है प्लस 12 डिग्री। यानी फाइनली इट विल बिकम लेट्स सी व्हाट इट विल बिकम। ये मुझे इरेज बार बार करना पड़ रहा है तो मुझे करना ही पड़ेगा क्योंकि यहाँ जगह बहुत कम है। चलिए, तो अब ये 6x डिग्री हो गया, ये 6x डिग्री का मतलब हो गया 6 × x, है ना। तो ये बात याद रखिए, यानी ये 6x डिग्री का मतलब हो गया 6 और x आपस में प्रोडक्ट के फॉर्म में। यहाँ करोगे तो कितना हो जाएगा, 192 डिग्री हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। यहाँ x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 6 इन दोनों के बीच मल्टीप्लाई में, तो ये कांस्टेंट 6 है तो इधर ले जाओ, तो इधर मल्टीप्लाई में है, यानी 6 × x तब तो होता है 6x डिग्री ना, यानी 6 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई में था तो इधर डिवाइड में हो जाएगा, यानी ये 6 से काट लो, अब आपके आंसर आ जाएंगे। 6 × 3 = 18 और यहाँ 1 कैरी हो गया, 6 × 2 = 12। फाइनली x इज इक्वल्स टू 32 डिग्री, ये आपका आंसर आ गया है। ये सिर्फ अभी वैल्यू ऑफ x आई है। अब व्हेन यू विल पुट दिस वैल्यू इनटू दिस एंड दिस, देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ AOC, COD एंड एज वेल एज BOD। सो लेट्स पुट इट इनटू दिस इक्वेशन, ठीक है, इनटू दिस फॉर्म, ठीक है। चलते हैं, तो इसको इरेज कर रहा हूं मैं यहां से। अब चलिए, अब हमारी क्या आ गई थी, 32 वैल्यू आ गई थी। x की वैल्यू कितनी आ गई थी बाबू, तो 192 आया था, तो 3, हाँ x की वैल्यू कितनी आई थी, 32 डिग्री आई थी। अब इसी को इसमें पुट कर लो, तो एंगल ए, ये क्या था, एंगल AOC था। एंगल AOC तुम्हारे बुक में क्या दिया था, एंगल AOC बराबर ये दिया है कितना, तो एंगल AOC बराबर आपका दिया है 3x + 7 डिग्री, 3x + 7 डिग्री के बराबर मैं लिख दिया। अब x की वैल्यू कितनी आई है मेरी, 32 आई है, तो यानी x की जगह हम क्या रखेंगे, 32 रखेंगे, प्लस है तो प्लस लिखा, 7 डिग्री 7 डिग्री। अब इसको सॉल्व कर लो, ये तो 5 2 3 में करते आए हो, तो 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, ये हो गया 32 3 कितना होता है, 32 3 = 96 होता है, और ये +7 है तो +7 लिख दिया। अब इसको ऐड कर लो, सिंपली व्हेन यू विल ऐड इट, इट विल बिकम 103 डिग्री, यानी AOC कितना आ गया, यानी ये वाला कितना आ गया, 103 डिग्री आ गया। ये बात याद रखिएगा। अब किसकी निकालनी है भैया, अब COD की निकालनी है। चलो COD लिख लिया। COD इज इक्वल टू क्या दिया था, इन द फॉर्म ऑफ x एंड डिग्री, तो COD इन द फॉर्म ऑफ x और डिग्री, देखो ये COD यानी ये आ रहा है, ये बीच वाला, इसकी वैल्यू कितनी दी है, इतनी,
कितनी 2x डिग्री माइनस 19 डिग्री। तो ये लिखो CO2 इक्वल टू 2x डिग्री माइनस 19 डिग्री। अब ये किसके बराबर होगा भैया, यहाँ पर 2 रहेगा, x को रख लो, x की कितनी आई वैल्यू 32 डिग्री रख लिया, माइनस है तो माइनस रखा, 90 डिग्री है तो 90 डिग्री रखा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब इसको सॉल्व कर लो सिंपली। तो ये 32 इंटू करोगे 2 करोगे तो कितना आ जाएगा, 32 इंटू 2 करोगे तो 64 हो जाएगा। माइनस कितना करना, 90 डिग्री, 90 डिग्री माइनस कर लो तो कितना आ जाएगा बाबू, जब व्हेन यू विल सब्ट्रैक्ट इट कितना 64 में से माइनस 90 डिग्री इट विल बिकम 45 डिग्री। बात समझ में आ रहा है, ऐसे करके देख लो। 64 रखा और कितना है 90 है। ठीक है, तो यहाँ कई लोग 40 में से ना जाए 5, ये 5 में से बन जाए 4, यानी 45 डिग्री आ जाए। कितना आ जाएगा 45 डिग्री, यानी इस वाले की वैल्यू 2x माइनस 19 डिग्री की जो वैल्यू थी, यानी जो वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ x एंड डिग्री में दिया था, उसकी डायरेक्टली एज अ डिग्री में देखा जाए तो कितनी डिग्री वैल्यू होगी, 45 डिग्री होगी। अब आते हैं लास्ट वाला विच इज x, और x की वैल्यू आ गई और x पूछ भी रहा है, यानी हमने COD की निकाल ली और किसकी वैल्यू बची है भैया, लास्ट बचा है BOD की वैल्यू। तो चलिए अब BOD की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो BOD क्या है यहाँ पे, तो एंगल BOD लिख लिया। BOD बराबर आपके उसमें दिया था, क्वेश्चंस में क्या दिया था, x डिग्री, और x की हम लोगों ने वैल्यू क्या निकाली है, 32 डिग्री निकाली है। अब यानी ये वाला x डिग्री बराबर ये कितना हो गया, 32 डिग्री हो गया। अब इसको ऐड करो चेक करने के लिए, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका आंसर सही है गलत है। जब इन तीनों को ऐड करो, ये सेम साइड है लाइन के, इनको क्या होना चाहिए तब सम एज अ थ्योरम बाय द, जब जो थ्योरम पढ़े हो उसके हिसाब से क्या होना, तीनों का सम 80 डिग्री होना चाहिए, 180 डिग्री होनी चाहिए। तो देखते हैं 103 डिग्री, दूसरा आया था 45 डिग्री, तीसरा आया था 32 डिग्री। तीनों का सम अगर 180 डिग्री नहीं आता है, इसका मतलब जो आपने वैल्यूज ये निकाली यहाँ फाइंड आउट करिए वो सब गलत है। तो लेट्स चेक इट। तो 3 + 5 8 + 2 10 का 0 1 कैरी, 4 + 3 7 1 कैरी 8, और ये 1 था, डिग्री था डिग्री, यानी परफेक्टली क्या आ रहा है 180 डिग्री के बराबर आ रहा है। यानी दैट मीन्स कि हमारा सवाल जो हम लोगों ने किया है बिल्कुल सही किया है। तो चलिए पहला क्वेश्चन था और होप्स हो कि आप लोगों को समझ में आएगा, विच इज़ वेरी बेसिक, बट ये मैंने चूंकि इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं तो इस वजह से मेरी बताना यहाँ पे मजबूरी है। अब चलते हैं नेक्स्ट तरह के क्वेश्चंस पे, इन्हीं दोनों थ्योरम के बेस्ड वो क्वेश्चन होगा। तो चलिए वो लिखते हैं, बस आप लास्ट तक देखते जाओ, आपको बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको इजीली समझ में आएगी। और ये मैं वही क्वेश्चंस करा रहा हूं जो आपसे बार बार 3-4 टेस्ट और 1-2 एग्जाम में हमेशा आएंगे ही आएंगे। आपका इससे पाला मतलब पड़ेगा ही पड़ेगा, सामना होगा ही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है ये देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा फिजिक्स टाइप वाला है यार, लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसको देख के बच्चे बड़े डर जाते हैं, सोचते अरे बाप ये क्या आ गई, तो बड़ा अजीब टाइप का। मैंने यकीन मानो इससे आसान क्वेश्चन कोई नहीं है, लेकिन इससे ज़्यादा और किसी क्वेश्चन में बच्चे मतलब देख के इससे ज़्यादा नहीं घबराते इस वाले चैप्टर में, जो पहला चैप्टर लाइन्स एंड एंगल्स के। ठीक है, तो वो क्वेश्चन कौन सा है, तो थोड़ा सा फिजिक्स का कॉन्सेप्ट हल्का सा लगेगा एज इंजेक्शंस की तरह, बट एकदम बिल्कुल आसान है, देखते जाओ। कौन सा क्वेश्चन है, तो कह रहा है क्या, इन द गिवन फिगर AB इज अ मिरर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, यहां से आपको कोशिश करूंगा कि आपके थोड़े से लॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस के भी कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर दूं। ठीक है, तो चलिए करते हैं, क्वेश्चंस लिखते हैं पहले। इन द गिवन फिगर कह रहा है एक फिगर दिया है, अभी मैं वो फिगर बना दे रहा हूं आपको। इन द गिवन फिगर AB इज अ मिरर, AB इज अ मिरर कह रहा है एक फिगर दिया है जिसमें एक AB है, वो क्या है, मिरर है। मिरर का मतलब आप सभी समझ रहे हो, दर्पण, शीशा। ठीक है, तो कह रहा है इन द गिवन फिगर AB इज अ मिरर, PQ इज द इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे सभी को समझ में आता होगा होप्सो की। उस रे को इंसिडेंट रे कहते हैं जो पहली रे जाके क्या करती हो, स्ट्राइक करती हो किसी मिरर पे। बात समझ में आई, उसी को इंसिडेंट रे कहते हैं। बात समझ में आई ना, बात समझ में आ रही है, ये छोटी सी बात है, समझ लो। तो क्वेश्चन कह रहे हैं द गिवन फिगर AB इज अ मिरर, PQ इज द इंसिडेंट रे, एंड QR द रिफ्लेक्टेड रे, कह रहा और जो QR है उसमें एक रिफ्लेक्टेड रे है जिसका नाम क्या है, QR। रिफ्लेक्टेड रे का मतलब होता है वो जो इंसिडेंट रे आफ्टर स्ट्राइकिंग एट द मिरर, जब वो क्या करती है, व्हेन दे स्ट्राइक बैक और फॉल। बात समझ में आई ना, वहाँ पर स्ट्राइकिंग एट द मिरर वो क्या होती है, जब वो क्या करती है, रिफ्लेक्ट बैक करती है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। बात समझ में आ रही है। तो चलिए, तो रिफ्लेक्टेड रे का मतलब समझ में आ रहा है कि जो बाउंस बैक करती है जो लाइन रे आफ्टर कहाँ पे, शीशे पे यानी मिरर पे पड़ने के बाद जो लाइट आपस फिर से क्या करती है, बाउंस बैक करती है, यानी रिफ्लेक्ट बैक करती है, तो उसी को क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। चलिए, तो इन द गिवन फिगर AB इज द मिरर, PQ इज द इंसिडेंट रे, एंड QR द रिफ्लेक्टेड रे। अब फिर क्या कहता समझिएगा, QR द रिफ्लेक्टेड रे कह रहा है
एंगल क्या भैया, इफ एंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू 112 डिग्री। कह रहा है एक एंगल है पी क्यू आर, उसकी वैल्यू दे दी है आपको, क्या दे दी है, पी क्यू आर इज इक्वल टू 120 डिग्री। कह रहा है फाइंड एंगल पी क्यू ए, क्या भैया, पी क्यू ए। अब इसके फिगर कैसा दिया, फिगर बना देते हैं एकदम हूबहू ऐसे जैसे आपकी बुक में बना है। कह रहा है ये शीशा है, इस तरह रखा है, ऐसे शीशा रखा गया है, तो ये ऐसे रखा गया, तो ये शीशा का ये क्या हो जाएगा, जहाँ ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड पार्ट हो जाएगा, ये रिफ्लेक्टिंग पार्ट हो जाएगा, और जो पीछे वाला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, नॉन रिफ्लेक्टिंग पार्ट हो जाएगा। यानी जहाँ पे रिफ्लेक्शन होता है उसी को क्या कहते हैं, पॉलिश सरफेस कहते हैं, या रिफ्लेक्टिंग पार्ट ऑफ दैट मिरर कहते हैं। ऊपर वाला ये आपका रिफ्लेक्टिंग, ऐसे शीशा रखा गया है, ठीक है। यही बात आप लोगों को समझ में नहीं आती, इस वजह से आप परेशान हो जाते हो कि भैया ये कैसे रखा गया है शीशा, ऐसे रखा गया, यानी पीछे वाला नीचे पोर्शन है, यानी ये नीचे वाला पोर्शन क्या है, बैक का है, शीशे के बैक का पोर्शन है, और शीशे के बैक का पोजीशन एज पर द फिजिक्स दिखाने का तरीका कैसे है, ऐसे है। यानी ये क्या है, ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, पॉलिश्ड सरफेस है। बात समझ में आ रही है, ये हमारा मतलब बैक का पॉलिश्ड सरफेस है विद ब्लैक पेंट, और ये क्या है, ये ऊपर वाला क्या है, सिल्वरी पॉलिश्ड है। बात समझ में, यानी इस पे इस वाले पोर्शन पे रिफ्लेक्शन होता है, ये हमारा बैक का पोर्शन है। बात समझिएगा। कह रहा है क्या कि एक शीशा दिया है, वो ए शीशा का नाम क्या दे दिया है, कह रहा है ए बी इज ए मिरर, तो हम इसको मान लिए ए बी। जब कह रहा है ए बी है तो ए बी मानना पड़ेगा ना। अब कह रहा है ए बी इज ए मिरर, अब क्या कह रहा है, क्या कि पी क्यू इज इंसिडेंट रे। कह रहा है जो लाइट रेज आके जो स्ट्राइक करती है किसी मिरर पे, उसी मिरर जो जिस पॉइंट पे स्ट्राइक करती है उसको कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अच्छा ये सब फिजिक्स हो गई ना। अच्छा सीधी बात समझो, मैथ्स है तो मैं इसी की तरह समझा रहा हूँ। ये लाइन आके इस पे गिरती है, अब गिरने के बाद तुमको पता है ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस क्या कहती है कि जब ये कोई भी लाइट किसी पॉलिश सरफेस पे गिरती है तो वो क्या करती है, रिफ्लेक्ट बैक करती है, ठीक है। वो रिफ्लेक्ट बैक कर दी, और कैसे रिफ्लेक्ट बैक करती है, तो भाई वैसे ही करती है, कैसे कि जिस एंगल पे क्या होती है, वो गिरती है मिरर पे, उसी एंगल के साथ वो रिफ्लेक्ट बैक करती है, ठीक है। बात समझ में आई। तो एंगल मेजर कहाँ से करते हैं बाबू, तो ये आपका फिगर है, ये आपका टोटल क्या दे दिया, फिगर दे दिया कि यहाँ से एक लाइट आई और वो गिरी, और उसके बाद यहाँ पे ये क्या दे दिया, एक पॉइंट दे दिया है। क्या पॉइंट दे दिया भैया, क्यू दे दिया है। और कह रहा है ये वाली जो रे को क्या बोल दिया, कह रहा है पी क्यू है। कह रहा है एक पी क्यू रे है, एक पी क्यू इंसिडेंट रे। देखो इंसिडेंट रे उसे कहते हैं जो रे जाके क्या करती है, किसी मिरर पे एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट स्ट्राइक करती है। तो यहाँ स्ट्राइक कर रही है इस पॉइंट पे क्यू पे, यानी ये पी क्यू क्या है, आपकी इंसिडेंट रे है। ये पी क्यू क्या है, आपकी इंसिडेंट रे है। अच्छा ये बात समझ में आ गई होगी। अब जो रे स्ट्राइक करती है, आफ्टर स्ट्राइकिंग क्या करती है, रिफ्लेक्ट बैक करती है, मेकिंग सेम एंगल, ठीक है। ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है, यानी जो ये वाली रेज है, ये आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये आफ्टर इंसिडेंटिंग ये क्या कर जा रही है, रिफ्लेक्ट बैक कर जा रही है इस डायरेक्शन में, यानी ये आपकी क्या है, रिफ्लेक्टेड रे है। ये आपकी क्या है, रिफ्लेक्टेड रे है। अब क्या कह रहा है कि याद रखिए, कह रहा है फाइंड पी क्यू ए। हमें क्या बतानी है, बात समझिए। कह रहा है फाइंड एंगल पी क्यू और ए बताना। अब ए यहाँ पे क्या है, ये देख लीजिए, ए यहाँ पे क्या, पी क्यू ए नहीं है, सॉरी यहाँ पे एंगल दिया है, फाइंड एंगल पी क्यू ए, सॉरी ये है पी क्यू ए, यानी ये वाला एंगल पता करना है, ये वाला एंगल पता करना है। और दिया कौन सा एंगल है भैया, तो दिया है पी क्यू आर, यानी पी क्यू और क्या था, मैंने बताया इसको क्या ले लिया था, ये रिफ्लेक्टेड है तो इसको आर मान लिया था। क्या मान लिया, आर मान लिया है। बुक में आपको ऐसे फिगर दिया हुआ है, ठीक है। तो यानी पी क्यू आर, यानी ये वाला एंगल दिया है। कितना दिया भाई साहब, कितना दिया है, 112 डिग्री दिया है। लो 112 डिग्री मैंने लिख लिया। अब कह रहा है हमको बताइए एंगल पी क्यू ए, यानी ये वाला एंगल बता दीजिए आप। तो देखिए यहाँ पे देखो, ये सारा खेल क्या है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस का, छोटी सी बात है। तो आप जब इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे से जो एंगल बनता है, यानी उसको क्या कहते हैं, इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल कहते हैं। यानी एंगल ऑफ इंसिडेंट्स और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शंस, बात समझ में आ रहा ना। जिस पॉइंट पे मतलब एंगल जो एंगल बनता है इंसिडेंट रे के द्वारा, उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। और जिस पॉइंट पे अगर इस रिफ्लेक्टेड रे के द्वारा जो एंगल बनता है उसको क्या कहते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शंस कहते हैं। तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है बाबू, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, वो हमेशा आप याद रखना, फिजिक्स में आप 9-10 में हो तो बहुत ज्यादा बच्चे गलती करते हैं। वो जो गलती क्या करती है, बात समझिएगा। यहाँ मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको फिजिक्स में कि ये जो गलती करते हैं, मान लीजिए कि ये, मान लीजिए हमारी क्या है, ये हमारा एक मिरर है, यहाँ से एक रेज यहाँ पे आके स्ट्राइक करी, मान लीजिए ये पॉइंट क्यू है, ये रेज मान लीजिए पी थी,
फिर ये क्या करेगी, एज पर द लॉ ये क्या करेगी, रिफ्लेक्शंस करेगी, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, मेकिंग विद द सेम एंगल। ठीक है, ये मान लो आर है। ठीक है, अब बात समझना मेरी, हम लोग सोचते हैं क्या, अब तुमसे एंगल पूछेगा तो कहोगे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, जो इंसिडेंट रे एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट जो एंगल बनाता है, जो इंसिडेंट रे, उसी को एंगल ऑफ इंसिडेंट कहते हैं। तो बहुत बच्चे इसको समझते हैं इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट, बहुत बच्चे इसको एंगल ऑफ इंसिडेंट समझते हैं। ये एंगल ऑफ इंसिडेंट नहीं होता। एंगल ऑफ इंसिडेंट पता करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है, एक नॉर्मल ड्रा करना होता है। क्या करना होता है, नॉर्मल ड्रा। और जो इंसिडेंट रे और इस नॉर्मल के बीच में जो एंगल होता है बाबू, ये वाला जो एंगल होता है, इसको कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, इसी को कहते हैं एंगल आई कहते हैं, ना कि इसको कहते हैं जो मिरर और इंसिडेंट रे के बीच में एंगल होता है उसको इंसिडेंट रे, इंसिडेंट एंगल नहीं कहते। बात समझ में आ रही ना। तो यहां पे देखो ये जो पूछ रहा है ये क्या है, ये मिरर और ये क्या किसके बीच में है, मिरर और इंसिडेंट रे के बीच में। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर पता करना है तो हमें जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है वहां से क्या करनी होती है, एक नॉर्मल ड्रा करना होता है, विच इज वेरी बेसिक, सभी को पता होगा। ये नॉर्मल ड्रा करते हैं। और जब आपको पता है किसी चीज पे अगर नॉर्मली किसी चीज को गिराओगे तो इसको क्या कर देगा, ये दो पार्ट्स में बाइसेक्ट कर देगा, नॉर्मल है। तो जो नॉर्मल ये क्या हो गया, हमने ड्रॉ कर लिया। आपको पता है एज पर द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शंस के बराबर होता है। यानी ये नॉर्मल हमने ड्रा किया, हमारी मजबूरी है। क्यों मजबूरी है, क्योंकि ये कहा है कि जो एंगल हम एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है या रिफ्लेक्शन होता है उसको कैसे पता करते हैं, या वो कौन होता है, तो जो नॉर्मल ड्रा करने पे और जो इंसिडेंट होता है उनके बीच में जो एंगल होता है, ये वाला एंगल इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं और ये वाला एंगल को एंगल ऑफ रिफ्लेक्शंस कहते हैं। बात समझ में आ रहा। तो ये देखो मान लो ये इंसिडेंट रे से जो इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे जो एंगल बन रहा है विद नॉर्मल, उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, ना कि इस वाले को। ऐसे ही ये क्या है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, ये रिफ्लेक्टेड रे, तो ये जो एंगल बनेगा इसको कभी मत सोचिएगा कि ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन या एंगल ऑफ इंसिडेंट याद रखिएगा मिरर के साथ और इंसिडेंट या रिफ्लेक्टेड रे के साथ नहीं बनता। वो किसके साथ बनता है, वो बनता है जैसे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पता करना किसको कहते हैं, तो वो हमेशा बनता है नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के साथ जो एंगल बनता है उसको कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शंस कहते हैं, जिसको स्मॉल आर से दिखाते हैं। ये आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन नहीं है, गलत बात है। वैसे ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं है, गलत बात है। बात समझ में आ रहा है, बात समझ में आ रही है। तो ये छोटी सी कॉन्सेप्ट था, क्योंकि मैं थोड़ा सोचा कि यहाँ बता दे, थोड़ा सा आपका ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो अब चलते हैं, अब यहाँ चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो इसको थोड़ा सा फिर से मैं एक फिगर बना लेता हूँ, यहाँ काफी हौच पौच हो गया होगा, तो एक बार फिर से आप देख लो। ये थोड़ी फिजिक्स की मैंने बात कर ली थी आपसे। अब चलते हैं, ये लो ऐसे दिया था मिरर, बना लिया ऐसे मिरर, ये कर दिया पिछवाड़ा इसका दिखा दिया मिरर का। अब क्या है भैया, अब इस पे एक रे बता रहा था कि एक पॉइंट पे आके एक स्ट्रेट लाइन, जानते हो कि लाइट ऑलवेज ट्रैवल एज अ स्ट्रेट लाइन। लो ये लाइट की रे थी, मान कहा है ये आपके क्वेश्चन में, इसको पी दिया, पी करा, जहाँ इंसिडेंट कर रहा है वो क्यू है, क्यू मान लिया। फिर कह रहा है क्या वो रिफ्लेक्ट बैक हो गई, वो रिफ्लेक्ट बैक कर दिया। और जो रिफ्लेक्टेड है यानी जो रिफ्लेक्ट बैक रे कर रही है उसको रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं, उसका नाम क्या दे दिया भाई साहब, उसका नाम दे दिया आर। अब कह रहा है क्या, जो पी क्यू आर है, जो इसके जो एक एंगल बना रहा है वो, यानी ये जो एंगल बना रहा है वो कितने के बराबर है जनाब, तो कह रहा है 112 डिग्री के बराबर है। अब तुमसे कह रहा है पी क्यू, और ये कह रहा था ये आपका मिरर को कह रहा था क्या, ए भी है, कह रहा अब ये आपका जो पी क्यू ए ये वाला आ रहा है, यानी पी क्यू ए यानी ये वाला एंगल आपको क्या कह रहा है कि आप बता दो। तो आप सिंपली क्या करोगे, जब ये फिजिक्स की तरह क्वेश्चन है, यानी ये मिरर का क्वेश्चन है, यानी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस को फॉलो करता है, तो आपको पता होना चाहिए क्या कि एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शंस के बीच में एक नॉर्मल ड्रा करते हैं। तो यहाँ सिंपली आपको क्या करना होगा, ये एज पर दी रूल्स हमें यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रा करना होगा। और तुमको पता है क्या कि तुमको पता है क्या सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा बनाने में दिक्कत हो रही है, जगह यार यहाँ पे कम होने की वजह से हो रहा है ऐसा, ठीक है। तो ये मैंने बना दिया आपका एंगल। अब ये जो एंगल है आपका, यहाँ से एक नॉर्मल ड्रा कर लो, ठीक है, ड्रॉ कर लिया नॉर्मल। अब ये जो एंगल होगा ये एंगल बराबर होगा, तो लिखोगे क्या, बाय द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, छोटी सी बात है, बाय द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस, बस इतना ही लिखना, ज़्यादा नहीं लिखना है। और इसको शॉर्ट में लिख लेना, इसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच से जो एंगल बनता है उसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं, और नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। तो यहाँ लिखोगे एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये होगा बाय द लॉज ऑफ, यानी ये वाला इसके बराबर होगा, यानी दोनों आपस में बराबर है। और टोटल दिया कितना था, 112, टोटल दिया कितना था। अब यहाँ लिखोगे सिंस पी क्यू आर कितना दिया था भैया, 112, तो लिखोगे देयरफॉर, तो पी क्यू आर इक्वल टू क्या होगी, आप देखो एंगल पी क्यू ए और प्लस एंगल ए क्यू आर, पी
बात समझ आए, ये पी क्यू इसको एन मान लेना, एन मान लो, तो यानी ये एंगल प्लस ये एंगल मिलकर 112 डिग्री। तो देयरफॉर क्या लिख सकते हो कि एंगल पी क्यू आर ये जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर है। तो ये कितना हो जाएगा, अब तुमको ये पता हो गया कि ये वाला जो एंगल होगा वो दोनों का सम कितना दिया है, तो दोनों का सम कितना दिया है, तो 112 डिग्री दिया है। तो इसको मान लो पी क्यू एन प्लस पी, तो यहाँ पे लिख सकते हो पी क्यू आर इक्वल टू 112 डिग्री है, तो लिख सकते हो पी क्यू आर इज इक्वल्स टू पी क्यू एन, इसको एन माने नॉर्मल, ये एक एंगल, और क्या पी क्यू एन हो गया, फिर आर क्यू एन प्लस आर क्यू एन बराबर कितना हो जाएगा, 112 डिग्री हो जाएगा। अब पी क्यू एन और पी क्यू आर क्या है, दोनों बराबर हैं, दोनों क्या हैं, बराबर हैं। तो यानी क्या इनको लिख सकते हो यहाँ पे कि सिंस पी क्यू एन और क्या बाबू, पी क्यू एन और आर क्यू एन क्या हैं, दोनों आपस में बराबर हैं। क्यों बराबर है, तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यही कहता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, यानी जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू होगी उतनी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की वैल्यू होगी। दैट्स वाई ये दोनों क्या एंगल ऑफ इंसिडेंस रिफ्लेक्शन है, तो दोनों की वैल्यू सेम होगी। यानी पी क्यू आर क्यू एन के बराबर है, तो इसको ये नहीं लिख सकते क्या, 2 पी क्यू एन लिख सकते, 2 पी क्यू एन इक्वल टू कितना हो गया, 112 डिग्री हो गया। देयरफॉर पी क्यू एन इक्वल टू कितना हो जाएगा, पी क्यू एन इक्वल टू हो जाएगा 112 डिवाइडेड बाई 2, यानी जब 112 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो ये आ जाएगा 2 5 जा 10 और 2 6 जा 12, यानी 56 डिग्री आ जाएगा। यानी ये कितना हो गया, अब ये देखो आधा आधा हो गया, जब नॉर्मली इसमें जब नॉर्मल ड्रा किया गया, ये 56 हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस या एंगल ऑफ ये क्या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 56 डिग्री हो गया, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस दोनों आपस में बराबर होते हैं चूंकि, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस भी कितना होगा, 56 डिग्री हो गया। अब दोनों को सम करोगे तो पी क्यू आर के बराबर 112 आ रहा है। तो ये हमारा क्या निकल गया, अब यहां से देखो ये जो है ये हमारा क्या है, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ है, तो यानी स्ट्रेट लाइन पे कभी परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो वो क्या होता है, उसका पूरा सम कितना होता है, 90 डिग्री के बराबर होता है। यानी ये पूरा यहां से ये वाला, ये पूरा अगर देखा जाए ये वाला पोर्शन 90 डिग्री के बराबर होगा, इनके बीच में एंगल जो बन रहा है ये 90 डिग्री के बराबर होगा। तो चलिए 90 डिग्री बराबर करके, और यही तो निकालना था ना, पी क्यू ए निकालना था, पी क्यू ए निकाल लेते हैं। तो ये 56 डिग्री आपका निकल गया, बड़ा ईजी था, इसको डायरेक्टली भी लिख सकते थे, लेकिन मुझे यहाँ समझाना था, बेसिक्स तुम लोग का सही करना था, इस वजह से मैंने काफ़ी डीप तक इसे समझाया। ठीक है, अब ये देखो, अब तुमको पता है कि ये क्या है, ये जो क्यू एन है नॉर्मल है, लिखोगे क्या, सिंस क्यू एन इज नॉर्मल, या ऐसे लिखोगे सिंस क्यू एन इज परपेंडिकुलर किस पे, ऑन ये ए बी था, देयरफॉर क्या हो जाएगा, ए क्यू एन कितना हो जाएगा, देयरफॉर ए क्यू एन इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब ए क्यू एन के अंदर देखो, यानी ये पूरा एंगल 90 डिग्री बनता है, और ए क्यू एन का और क्या लिख सकते हैं, देखो ये एंगल प्लस ये एंगल मिलकर ये पूरा एंगल, अरे भैया ये एंगल प्लस ये एंगल मिला के क्या हो रहा है, ये पूरा एंगल हो रहा है। तो यानी क्या हो जाएगा, देयरफॉर एंगल ए क्यू एन इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, एंगल ए क्यू एन इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, देखो ये पी क्यू एन, एंगल पी क्यू एन प्लस एंगल पी क्यू एन प्लस एंगल पी क्यू ए, यहाँ लिख लो एंगल पी क्यू ए। ठीक है, होप सो आपको साफ साफ अच्छे से नजर आ रहा होगा। अब एंगल पी क्यू एन कितना है भैया, देखो एंगल पी क्यू एन, एंगल पी क्यू आर क्यू एन के बराबर था, और दोनों कितने आ रहे हैं, 56 डिग्री। तो यहाँ लिख दो 56 का सीना, यानी 56 इंच का सीना हो गया, यानी 56 डिग्री हो गया। अब बचा क्या भैया, एंगल पी क्यू ए, अब पी क्यू ए ही तो निकालना था ना, पी क्यू ए ही निकालना था। अब चूंकि तुमको पता है एंगल ए क्यू एन कितने के बराबर, 90, तो यहाँ लिख दिया 90 डिग्री। अब यानी इन दोनों का सम 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। अब ये दे दिया 56 डिग्री, इधर प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये चीज़ इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी फाइनली जब इधर माइनस में जाएगा बच जाएगा क्या, पी क्यू ए। इस तरह से हमारी पी क्यू ए की वैल्यू निकल जाएगी, यानी एंगल पी क्यू ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 में से 56 डिग्री माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा भाई, 34 डिग्री आ जाएगा। कितना आएगा, 34 डिग्री। होप सो कि आप लोग को ये समझ में आया होगा। यानी